काली माता की ये एक निशानी बना सकती है आपको अमीर। रात के करीब 2 बजे का समय था। गांव के किनारे बने एक छोटे से टूटे फूटे घर में राहुल नींद से अचानक जाग गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे किसी ने उसे जोर से झकझोर कर उठाया हो। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि घर के अंदर कोई मौजूद है। डर के मारे उसका गला सूख गया। वह धीरे धीरे उठकर बैठा ही था कि उसकी नज़र दरवाजे के पास पड़ी। वहां एक हल्की सी काली परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। राहुल के शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी अचानक उसे अपनी माँ की बात याद आई। अगर कभी अजीब सा डर लगे और कोई समझ ना आए तो काली माता का नाम लेना। राहुल ने आंखें बंद करके कांपते हुए कहा, जय काली माता। और जैसे ही उसने ये शब्द बोले, वो परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन जाते जाते उसने एक अजीब सी बात छोड़ दी। अगले ही दिन सुबह राहुल की माँ ने उसे बताया कि रात में उसे भी एक सपना आया था, जिसमें काली माता ने कहा था, तुम्हारे घर में मेरी निशानी आई है, पहचानोगे तो सब बदल जाएगा। राहुल यह सुनकर सन्न रह गया, क्योंकि उसने किसी को भी रात वाली बात नहीं बताई थी। उस दिन से राहुल के घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। कभी बिना वजह अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती, कभी पूजा की घंटी अपने आप बज उठती, और सबसे अजीब बात, घर के एक कोने में रखा पुराना मिट्टी का घड़ा हर सुबह थोड़ा थोड़ा भरा हुआ मिलता, जबकि उसमें कोई पानी नहीं डालता था। पहले तो राहुल ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत और ख़राब होने लगी। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, काम धंधा बंद था, गांव वाले मजाक उड़ाते थे। एक दिन निराश होकर राहुल उसी घड़े को उठाकर फेंकने जा रहा था। तभी अचानक उसका हाथ रुक गया, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो, और उसी समय उसके कानों में एक धीमी आवाज़ गूंजी, ये मेरी निशानी है। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने डरते डरते घड़ा वापस रख दिया। उस रात उसे फिर वही सपना आया। काली माता उसके सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में आग थी, लेकिन चेहरे पर करुणा। उन्होंने कहा, जिसे तुम बेकार समझ रहे हो वही तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, लेकिन पहले तुम्हें अपने डर और लालच को हराना होगा। अगले दिन राहुल ने फैसला किया कि वह उस घड़े को फेंकेगा नहीं, बल्कि उसकी पूजा करेगा। उसने हर सुबह उसे साफ करना शुरू किया। उसके पास फूल नहीं होते थे तो वह जंगल से पत्ते लाता। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। वह पहले से ज्यादा शांत और मेहनती हो गया। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक आदमी आया जो पुराने बर्तन और मिट्टी की चीजें खरीदता था। उसने राहुल के घर के उस घड़े को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, तुम जानते हो ये क्या है? ये बहुत पुरानी और दुर्लभ चीज है। शहर में इसकी बहुत कीमत मिल सकती है। राहुल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वह उस आदमी के साथ शहर गया तो वहां एक बड़े व्यापारी ने उस घड़े के बदले लाखों रुपए देने की बात कही। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस घड़े को वह बेकार समझ रहा था वही उसकी किस्मत का दरवाजा खोलने वाला था। लेकिन जैसे ही वह पैसे लेने वाला था, अचानक उसे काली माता का सपना याद आया। लालच को हराना होगा। राहुल ठिठक गया। उसके मन में एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ गरीबी, भूख और सालों का दर्द था, और दूसरी तरफ वो आवाज़ जो उसे बार बार रोक रही थी। तभी व्यापारी ने कहा, अगर तुम अब भी फैसला नहीं करोगे तो ये मौका चला जाएगा। राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और उसी पल उसे फिर वही खुशबू महसूस हुई, वही अगरबत्ती की महक जो उसके घर में अपने आप फैलती थी। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, माता, अब क्या करूं? तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, ऐसा ख्याल जिसने सब कुछ बदलने की शुरुआत कर दी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, ऐसा ख्याल जिसने सब कुछ बदलने की शुरुआत कर दी। राहुल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और व्यापारी की तरफ देखा। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी कमज़ोर नहीं थी। उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था।
उसने कहा, मैं ये घड़ा अब भी नहीं बेचूंगा। यह सुनते ही व्यापारी चौंक गया। उसने लालच भरी आवाज में कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, इतना पैसा तुम्हें जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन राहुल के चेहरे पर अब एक अलग ही शांति थी। उसने घड़े को अपने सीने से लगा लिया और कहा, अगर ये सच में मेरी किस्मत बदलने आया है तो मैं इसे पैसों के लिए नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, पागल हो गया है, किसी ने मजाक उड़ाया, करीबी ने दिमाग खराब कर दिया। लेकिन राहुल बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। रास्ते भर उसके मन में डर भी था और सुकून भी। डर इस बात का कि उसने इतना बड़ा मौका खो दिया, और सुकून इस बात का कि उसने काली माता की बात मानी। उस रात जब वह घर पहुंचा तो घर का माहौल कुछ अलग ही था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। उसने घड़े को धीरे से उसी कोने में रख दिया और चुपचाप बैठ गया। तभी अचानक बिना हवा के भी घर की दीपक की लौ तेजी से जलने लगी और वही जानी पहचानी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन इस बार डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ताकत और अपनापन था। उसी रात उसे फिर सपना आया। काली माता सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उनका रूप पहले से भी ज्यादा तेजस्वी था। उन्होंने कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली है। राहुल समझ नहीं पा रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, माता अब क्या होगा? काली माता मुस्कुराई और बोली, अब असली चमत्कार शुरू होगा। अगली सुबह जब राहुल उठा तो उसने देखा कि वही पुराना घड़ा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। उसने डरते डरते उसमें झांका और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। घड़े के अंदर सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि छोटे छोटे सोने जैसे चमकते कण थे। राहुल की आंखें फटी रह गईं। उसने हाथ डालकर एक कण बाहर निकाला। वो सच में सोना था। उसका दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन तभी उसे काली माता की बात याद आई। लालच को हराना होगा। उसने खुद को रोका। वह चाहता तो उस घड़े से रोज सोना निकालकर अमीर बन सकता था, लेकिन उसके अंदर अब कुछ बदल चुका था। उसने उस सोने को छुपाने के बजाय सबसे पहले अपने घर की हालत सुधारने का सोचा। उसने थोड़ा सा सोना बेचकर घर ठीक कराया, माँ के लिए दवा ली और बाकी पैसे से एक छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। लोग उसे इज्जत देने लगे, लेकिन असली बदलाव उसके अंदर था। अब वह हर चीज में काली माता का संकेत देखने लगा था। हर छोटी चीज में उसे कोई ना कोई सीख मिलती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद राहुल को एक और अजीब संकेत मिला। एक ऐसा संकेत जिसने उसे फिर से एक नई परीक्षा के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद राहुल को एक और अजीब संकेत मिला। एक ऐसा संकेत जिसने उसे फिर से एक नई परीक्षा के सामने खड़ा कर दिया। उस रात जब वह अपने नए बने छोटे से दुकान के बाहर बैठा था, अचानक एक बूढ़ा साधु उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसने सीधे राहुल की तरफ देखा और बोला, तुम्हारे पास जो है वो सबका नहीं होता। राहुल एक पल के लिए घबरा गया। उसे लगा जैसे ये साधु उसके घड़े के बारे में सब जानता है। उसने धीरे से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, काली माता की निशानी हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन जो मिलता है उसकी असली परीक्षा बाद में होती है। यह सुनकर राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। साधु ने आगे कहा, तुमने लालच को एक बार हराया है, लेकिन क्या तुम बार बार हार पाओगे? इतना कहकर साधु अचानक वहां से गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या सच में अब भी और परीक्षाएं बाकी हैं? अगले दिन जब वह उठा तो उसने देखा कि घड़े की रोशनी पहले से तेज हो गई है, लेकिन इस बार उसके अंदर जो कण थे वो पहले से ज्यादा चमकदार और ज्यादा मात्रा में थे। राहुल समझ गया कि अब उसके पास और भी ज्यादा मौका है अमीर बनने का, लेकिन इसी के साथ उसका डर भी बढ़ गया, क्योंकि अब लालच भी पहले से ज्यादा
ताकतवर था। उसी दिन गांव में खबर फैल गई कि राहुल अचानक अमीर हो रहा है। लोग उसके पास आने लगे, कोई मदद मांगता, कोई उधार, तो कोई उसके राज को जानने की कोशिश करता। राहुल सबको संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटने लगा था। एक तरफ काली माता का विश्वास था और दूसरी तरफ लोगों का दबाव। एक दिन उसका बचपन का दोस्त सुरेश उसके पास आया, जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था, लेकिन अब उसकी नज़रों में भी लालच साफ दिख रहा था। सुरेश ने कहा, मुझे पता है तू कुछ छुपा रहा है। अगर तूने मुझे नहीं बताया तो मैं सबको बता दूंगा। राहुल के लिए यह सबसे बड़ा झटका था, जिसे वह अपना मानता था। वही अब उसे ब्लैकमेल कर रहा था। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या यही है अगली परीक्षा? उस रात जब वह घड़े के सामने बैठा तो उसके मन में गुस्सा, डर और दुख सब कुछ था। उसने पहली बार काली माता से सवाल किया, माता, आपने मुझे ये शक्ति क्यों दी जब हर तरफ सिर्फ परीक्षा ही है? तभी अचानक घड़े की रोशनी बहुत तेज हो गई और पूरे कमरे में वही आवाज गूंज उठी, क्योंकि शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। राहुल का दिल कांप उठा। आवाज फिर आई, अगर तुम सिर्फ अपने लिए जियोगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम दूसरों के लिए जीना सीखोगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि असली चमत्कार पैसा नहीं था, बल्कि उसका बदलता हुआ दिल था। लेकिन असली फैसला अब भी बाकी था, क्योंकि अगले ही दिन सुरेश फिर उसके सामने आने वाला था, और इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ पूरे गांव के लोग थे, और सबकी नजरें अब राहुल और उसके उस रहस्यमयी घड़े पर टिक चुकी थी। और सबकी नजरें अब राहुल और उसके उस रहस्यमयी घड़े पर टिक चुकी थी। माहौल अचानक भारी हो गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। सुरेश आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, आज सच सबके सामने आएगा। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। किसी की आंखों में लालच था, किसी में शक, और कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने आए थे। राहुल बीच में खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर कम और सोच ज्यादा थी। सुरेश ने बिना देर किए घर के अंदर कदम रखा और सीधे उस कोने की तरफ बढ़ा जहां घड़ा रखा था। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके मन में अब एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पता हो कि जो होगा उसमें भी काली माता की इच्छा होगी। सुरेश ने घड़े को उठाया और सबके सामने लाकर रख दिया। उसने जोर से कहा, यही है इसका राज। भीड़ एकदम पास आ गई, सबकी सांसें थम गई। सुरेश ने घड़े के अंदर झांक कर देखा, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा एक साथ था। उसने चिल्लाकर कहा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। राहुल खुद भी चौंक गया। उसने आगे बढ़कर घड़े के अंदर देखा। सच में वहां कुछ भी नहीं था, न सोना न रोशनी, सिर्फ एक खाली अंधेरा। सुरेश गुस्से से बोला, तू हम सबको बेवकूफ बना रहा था। कुछ लोग राहुल पर चिल्लाने लगे, कुछ ने उसे धोखेबाज कहना शुरू कर दिया, लेकिन राहुल चुप था। उसका दिल जरूर टूटा था, पर उसे अंदर से एक हल्की सी आवाज फिर सुनाई दी, परीक्षा। उसी पल राहुल ने गहरी सांस ली और भीड़ की तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मैं सजा के लिए तैयार हूं। उसकी ये बात सुनकर सब एक पल के लिए चुप हो गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वह डर जाएगा या झूठ बोलेगा, लेकिन उसने सच्चाई और शांति से जवाब दिया। तभी अचानक वहां खड़ी एक बुजुर्ग महिला आगे आई, जो गांव में अपनी समझदारी के लिए जानी जाती थी। उसने धीरे से कहा, सच को समझने के लिए आंख नहीं, दिल चाहिए। उसने घड़े को अपने हाथ में लिया और आंखें बंद कर लीं। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया और फिर उसने मुस्कुराकर घड़ा वापस राहुल को दे दिया। उसने कहा, यह खाली नहीं है, ये तो उस इंसान के लिए भरा है जो इसके लायक है। लोग कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उसी समय
एक और अजीब घटना हुई। घड़े से फिर वही हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी, लेकिन इस बार वो सिर्फ राहुल को दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि काली माता ने उससे सब कुछ इसलिए छीन लिया था ताकि वह ये साबित कर सके कि वह बिना उस चमत्कार के भी सही रास्ते पर चल सकता है। भीड़ धीरे धीरे वहां से हटने लगी। सुरेश भी चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। उसके अंदर भी कुछ टूट चुका था। राहुल ने घड़े को सीने से लगा लिया। इस बार उसमें सोना नहीं था, लेकिन उससे भी कीमती कुछ था, विश्वास। और उसी रात जब वह सोया, उसे फिर वही सपना आया। काली माता सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक अलग ही संतोष था। उन्होंने कहा, अब तुम समझ गए हो कि असली अमीरी क्या होती है। राहुल ने सिर झुका लिया, लेकिन तभी काली माता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब जो होने वाला है वो पहले से भी बड़ा है। राहुल ने चौंक कर उनकी तरफ देखा और उसी पल सपना अचानक टूट गया। सुबह होते ही उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर कोई खड़ा है, और इस बार जो आया था वो उसकी किस्मत को एक और नए मोड़ पर ले जाने वाला था। सुबह होते ही उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर कोई खड़ा है, और इस बार जो आया था वो उसकी किस्मत को एक और नए मोड़ पर ले जाने वाला था। राहुल धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे उसे पहले से ही एहसास हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने दरवाज़ा खोला। सामने एक सादा कपड़ों में खड़ा एक आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और आत्मविश्वास था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही राहुल हो? राहुल ने हल्के से सिर हिलाया। वह आदमी अंदर आया और चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे वह इस जगह को पहले से जानता हो। फिर उसने सीधे कहा, मैं शहर से आया हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। राहुल थोड़ा घबरा गया, क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ था वह किसी को पूरी तरह नहीं पता था। उसने सावधानी से पूछा, क्या सुना है आपने? वह आदमी हल्का सा हंसा और बोला, ये कि तुम अचानक बदल गए हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार और शायद तुम्हारी किस्मत भी। राहुल चुप रहा, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। उस आदमी ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और राहुल के सामने रखा। उसमें एक बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट का प्लान था। उसने कहा, मैं एक काम शुरू कर रहा हूं और मुझे ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिस पर भरोसा किया जा सके, जो लालच में आकर गलत रास्ता ना चुने। राहुल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि ये वही बात थी जो काली माता उसे बार बार सिखा रही थी। आदमी ने आगे कहा, पैसा मैं लगाऊंगा, लेकिन काम तुम संभालोगे। अगर ये चल गया तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। राहुल के सामने एक बार फिर बड़ा मौका खड़ा था, लेकिन इस बार ये किसी जादुई घड़े का नहीं, बल्कि उसकी खुद की मेहनत और ईमानदारी का था। उसने उस कागज को हाथ में लिया। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। क्या ये सच में सही मौका है, या फिर ये भी एक और परीक्षा है? तभी अचानक उसे वही हल्की खुशबू महसूस हुई, वही अगरबत्ती की महक जो हर बार उसे सही रास्ता दिखाती थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, माता, मैं समझ गया हूँ, अब मुझे डर नहीं लगता। उसने उस आदमी की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं ये काम करूँगा, लेकिन एक शर्त पर। आदमी ने भौहें उठाई। क्या? राहुल ने कहा, इस काम में किसी का हक नहीं मारा जाएगा, और जो भी मिलेगा उसमें ज़रूरतमंदों का हिस्सा ज़रूर होगा। आदमी कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, यही जवाब मैं सुनना चाहता था। दोनों ने हाथ मिलाया, और उसी पल जैसे राहुल की जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ी। लेकिन असली चमत्कार अभी भी बाकी था, क्योंकि उसी रात जब राहुल अपने कमरे में बैठा था, उसने महसूस किया कि घड़ा फिर से हल्का हल्का चमक रहा है, लेकिन इस बार उसकी रोशनी पहले से अलग थी। उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कोई नया रहस्य उसमें छुपा हो। राहुल धीरे धीरे उसके पास गया, और जैसे ही उसने
उसमें झांका। उसकी आंखें एक बार फिर हैरानी से फैल गईं, क्योंकि इस बार जो उसने देखा वो सोने से भी ज़्यादा कीमती था, और शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ भी, क्योंकि इस बार जो उसने देखा वो सोने से भी ज़्यादा कीमती था, और शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ भी। राहुल ने घड़े के अंदर झांका तो उसे वहाँ कोई सोना या चमकते कण नहीं दिखे, बल्कि एक साफ सुथरी तस्वीर जैसी झलक दिखी, जैसे कोई दर्पण हो। लेकिन ये साधारण दर्पण नहीं था। उसमें राहुल को अपना चेहरा नहीं बल्कि अपना भविष्य दिखाई दे रहा था। उसने देखा एक बड़ा सा ऑफिस, कई लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, कुछ गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, उसकी माँ खुश है, और सबसे खास बात, उसके चेहरे पर वही शांति है जो उसे काली माता के आशीर्वाद से मिली थी। राहुल एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने घड़े को थोड़ा और करीब किया। तभी अचानक उस दृश्य में बदलाव आया। अब उसने देखा, अगर वह गलत रास्ता चुनता है, लालच में आ जाता है, तो वही ऑफिस खाली पड़ा है। लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं और वह अकेला बैठा पछता रहा है। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि ये घड़ा अब उसे सिर्फ दौलत नहीं बल्कि हर फैसले का परिणाम दिखा रहा है। उसी समय फिर वही आवाज गूंजी, अब तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी किस्मत तय होगी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि काली माता अब उसे सीधा रास्ता नहीं दिखा रही, बल्कि उसे खुद फैसला करने की ताकत दे रही है। अगले दिन से राहुल ने उस नए काम की शुरुआत कर दी। वह पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगा। हर फैसले से पहले वह घड़े के पास जाता, उसमें झांकता और अपने भविष्य की झलक देखकर सही रास्ता चुनने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। लोग उस